हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं आशीष भंडारी स्वागत करता हूँ आप एक चैनल पर। तो आज हम चले बात करने वाले हैं इंडियन इकॉनमी की। इसमें हम बात करेंगे, मेनली हम पढ़ते हैं इसमें से हम कंप्लीट करते हैं। आपके कुछ बुक्स आती है इंडियन इकॉनमी पढ़ने के लिए आपकी, जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करने जाते हैं, जैसे हम लक्ष्मीकांत हो गया, दृष्टि हो गया, या फिर आपका विज़न के नोट्स आते हैं। तो हम इस वीडियोस के या फिर इस लेक्चर्स के थ्रू हम उन पूरी की पूरी बुक को कंपाइल करेंगे और जो भी बुक में है उनको हम समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप स्टूडेंट है, आप सिविल्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। इसके अंदर मैंने एक एक एस्पेक्ट को, एक एक कंसेप्ट को आराम से समझा रखा, फुल अच्छी तरीके से इनको एक्सप्लेन किया गया है। और अगर आप चाहते हैं इस पूरे को एक्सेस करना चाहते हैं कोर्स को, तो आपको क्या करना पड़ेगा वो भी देख लेते हैं। ये मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। ग्रेजुएशन कर रखी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मास्टर्स कर रहा हूँ मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, और 5 ईयर एक्सपीरियंस है मुझे टीचिंग लाइन का। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं इसको पूरे कोर्स को एक्सेस करना, तो आपको कोर्स जब एक्सेस करते हैं आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है वो भी देख लेते हैं। आपको मिलता है PDF, नोट्स, बुक्स और कॉम्प्रीहेंसिव प्रिपरेशंस, मतलब कि जितने भी, मतलब कि हमसे पढ़ने के बाद आपको इंडियन पॉलिटी में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माइंड मैप रिवीजन के लिए हमारा माइंड कराया जाता है, जिससे आपको रिवीजन करने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। रिकॉर्डेड लेक्चर्स की फैसिलिटीज़ भी हैं, आपको प्राइवेटली मिल जाती है, और पर्सनल गाइडेंस मिलती है आपको हमारी, और वन टाइम पेमेंट। सिर्फ ओनली वन टाइम पेमेंट करनी पड़ती है हमसे जुड़ने के बाद। और आपको करना क्या होता है, सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरा एक QR कोड, उसको स्कैन करना है और आपको क्या कहता है पेमेंट करनी है 999 रुपीज़ की, 999 की पेमेंट करनी है। आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं, आप QR कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और हमारा नंबर है 9278032677। और जब आप हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो दूसरा एक हमारे सर है, उनसे भी आपको एक अलग से बैकअप टीम दी जाएगी, जिससे क्या कर सके, आपको कोई भी डाउट होता है तो आप आराम से हमसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। 9278032677 इसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो पेड ग्रुप में आने के लिए। ठीक है। तो एक बार हम सबसे पहले तो इसका एक बार सिलेबस देखेंगे। सिलेबस देखने से पहले थोड़ा सा आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ। जो भी आप पेमेंट करते हैं उसका 5% जाता है नॉवल कॉज के लिए। बहुत सारे लोग, बहुत सारी संस्थाएं क्या करते हैं, एनिमल वेलफेयर के लिए काम करती हैं, उनके उत्थान के पुनरुत्थान के लिए काम करती है। जो सड़कों पर आवारा जानवर घूम रहे होते हैं उनकी सहायता करती है। तो आपकी फ़ीस का 5% जाता है उन लोगों के पुनरुत्थान के लिए। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप समझेंगे इसमें कौन कौन से आपके सिलेबस है। सिलेबस को समझते हैं। सिलेबस को एक बार आप समझ गए तो इससे क्या होगा, आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। और सिलेबस है, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन है। आपका इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। इसके बाद इंट्रोडक्शन में आपको पड़ेगा संविधान क्या है, संविधान के कार्य, फीचर्स, फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। उसके पढ़ेंगे व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, उसको हम समझेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म समझेंगे, संविधानवाद क्या है। और ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया, भारत में संविधानवाद को समझेंगे हम, है ना। सेलेक्ट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, वेल रिटन। ठीक है। तो इसमें और इसी कुछ ये इंट्रोडक्शन के आपके पार्ट है जो इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। वेल इंट्रोडक्शन एंड मोस्ट डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छी तरीके से लिखा गया और समझाया गया संविधान। कोऑर्डिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनफ्लेक्सिबिलिटी, नम्यता और अनम्यता का सामंजस्य इसको बोलते हैं हम। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लोकतांत्रिक गणतंत्र को हम समझेंगे क्या है, जो भारतीय संविधान में उसके बारे में बताया गया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को समझेंगे, भारत में क्या है, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड द स्टेटस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय की संसदीय संप्रभुता और स्थिति। कॉम्बिनेशन ऑफ फेडरल एंड यूनिलैटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। संघीय और एकात्मक विशेषताओं को हम समझेंगे इसमें। और असीमित संघवाद को समझेंगे, असिमेट्रिकल फेडरलिज्म को भी इसमें समझेंगे। फिर आपका फंडामेंटल राइट्स आएंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज को हम समझेंगे। इसमें आपका आता है राज्य की नीति, निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार। फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य को समझेंगे। सेकुलर स्टेट्स को समझेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकुलर स्टेट्स का मतलब क्या होता है। ठीक है। इसको बोलते हैं हम धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य। इंडिपेंडेंट या बोल सकते हैं इम्पार्शियल एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी, स्वतंत्र, निष्पक्ष और एकीकृत न्यायपालिका को समझेंगे भारतीय। ठीक है। यूनिफाइड सिटीजनशिप, एकीकृत नागरिकता को समझेंगे। यूनिवर्सल अडल्ट आपका सफरेज बोल लीजिए या फिर फ्रेंचाइज बोल लीजिए, बात एक ही है।
सार्वभौम वयस्क मताधिकार क्या है उसको समझेंगे। आपातकालीन जो प्रावधान दे रखे उसको हम समझेंगे। सेपरेशन ऑफ थोड़ा सा उसको कुछ हो गया था, उसको टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक होगी, उसको देख लीजिएगा आप, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट जो हमारा मेन कंटेंट होगा उसमें सब कुछ चीज़ें सही होगी। अरेंजमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट एजेंसीज, स्वतंत्र एजेंसियों की व्यवस्था, और सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है, भारतीय संविधान के स्रोत। आप सबसे पहले समझते हैं क्या, इंट्रोडक्शन समझते हैं। इंट्रोडक्शन सबसे पहले संविधान को पढ़ने से पहले आपको उसको परिचय अच्छी तरह से पता होना चाहिए, जिससे क्या हो आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। परिचय समझेंगे क्या है संविधान, ठीक है। संविधान होता क्या है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान विशिष्ट कानून वैधता वाला एक कानूनी दस्तावेज है। मतलब कानूनी वैधता मतलब क्या, इसको कानूनी रूप से क्या मिल रखी है, प्रमाणिकता मिल रखी है। मतलब कि अगर आप जाओ, जो जितने भी अगर आपके जितने भी हमारे सिस्टम है, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही बड़ा चढ़ाकर इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर चुनाव आपका चाहे जब चुनाव होते हैं तब भी, जब आपकी जो चुनाव आयोग है वो भी क्या कहते हैं, बहुत उनका जो प्रावधान है वो कहाँ लिखा गया है, संविधान के अंदर लिखा गया है। कानूनी वैधता मतलब कहने का मतलब ये है कि ये एक लीगल है। लीगल मतलब कि आपको इसके द्वारा जो प्रावधान जो दिए गए हैं, अगर वो प्रमाणिक है और उनको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी गई है तो क्या है वो आप वो सर्वमान्य है पूरे देश के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट हैविंग स्पेसिफिक लीगल वैलिडिटी। इट कंटेन्स द फ्रेमवर्क फॉर स्टेबलाइजिंग द बेसिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट। अब बेसिक इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं समझते हैं। इसमें राज्य की बुनियादी संस्थाओं की स्थापना की रूपरेखा शामिल है। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट्स, है ना। पार्लियामेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि पार्लियामेंट, भारत में शासन कैसे चलता है, संसदीय प्रणाली द्वारा चलता है। तो जितनी भी भारत के शासन को चलाने के लिए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए जो जो आधारभूत तत्व चाहिए, फंडामेंटल फैक्टर्स चाहिए, वो सारे उनके बारे में क्या कहते हैं, उनकी रूपरेखा मतलब उनके बारे में कहाँ लिखा गया है, चाहे वह राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है, मंत्रिपरिषद, ठीक है, आपका फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में कहाँ लिखा गया, भारतीय संविधान के में लिखा गया है। इट स्पेसिफाइज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गवर्निंग द फंक्शन ऑफ द वेरियस इंस्टीट्यूशन अलॉन्ग विद हिज। इट ऑल्सो डिटरमाइंस द स्ट्रक्चर, composition, jurisdiction and the main mandate of various institutes। ये विशिष्ट संस्थाओं के कामकाज को नियंत्रित करने वाले बुनियादी सिद्धांतों को निर्दिष्ट करता है। मतलब कि ये बताता है कि कोई भी, जैसे बहुत सारे इसके अंदर तथ्य है, जैसे कि तथ्य तो नहीं कह सकते आप उनको, जो संविधान में बहुत सारी जो, जैसे कि आपका मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है, ठीक है, संसद के बारे में बताया गया है, ठीक है, और आपका लोकसभा, राज्यसभा के बारे में बताया गया है। तो इनके कार्य क्या होंगे, ठीक है, इनका काम क्या होता है, ठीक है, और कार्यकाल कैसे चलता है आप बोल सकते हो, ठीक है। इसका चुनाव, इसका लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव कैसे होगा, ठीक है। तो इनके बारे में कहाँ लिखा गया है, बुनियादी सिद्धांत जो वो कहाँ लिखे गए, भारत के उसके संविधान के अंदर लिखे गए, ठीक है। इसके साथ ही ये विभिन्न संस्थाओं की संरचना, मतलब जैसे लोकसभा, राज्यसभा के बारे में कहाँ लिखा गया है, इसका गठन कैसे होगा, इसकी मीटिंग कैसे होगी, ठीक है, इनका कार्यकाल कैसे चलेगा, इनके बारे में कहाँ लिखा गया, संविधान में लिखा गया। अधिकार क्षेत्र, ये कहाँ तक रहकर काम कर सकते हैं, मुख्य आदेश, और कौन कौन से ये इनकी सीमा क्या है, क्या क्या आदेश ये, या फिर क्या क्या कानून, या फिर क्या क्या अध्यादेश बोल लीजिए, या फिर क्या करें विधेयक ये पास कर सकते हैं, ठीक है। उनके बारे में कहाँ लिखा गया है, संविधान के अंदर लिखा गया है। In fact, it defines the interrelationship with various institutions and govern the relationship between the citizens and the state in all spheres of life. In short, it is the rule book of the nation that regulate that the society and its laws. वास्तव में विभिन्न संस्थाओं के बीच अंतर संबंधों को परिभाषित करता है
विभिन्न संस्था, मतलब कि अगर आपने सुना हो कि कार्यपालिका, आपकी न्यायपालिका और विधान पालिका, ठीक है। कार्यपालिका मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन, और विधान पालिका मतलब कि आपका होगा जो कानून बनाते हैं, और नॉर्मली शब्दों का एनसीईआरटी के थ्रू अक्सर समझना चाहिए। और न्यायपालिका मतलब कि जो कानून को देखते कौन सा कानून सही है, कौन सा कानून सही नहीं है, ये किस तरीके से काम करेंगे, और इनके बीच में क्या होता है, अंतर संबंध होता है। जब अगर आपने देखा हो, अगर मान लो चलो विधान पालिका द्वारा, विधान पालिका मतलब कि राज्यसभा, लोकसभा, या फिर जो राज्य की राज्य में जो क्या कहते हैं, शासन चलाते हैं, उनके बीच में अगर कोई मतभेद हो जाए, मतभेद मतलब कि अगर मान के चलो कोई ऐसा कानून पास कर दे जो संविधान में लिखे गए प्रावधानों के विरुद्ध, जैसे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन भूमिका आएगा, किसकी भूमिका आएगी, यहाँ पे भूमिका आएगी आपकी न्यायपालिका की। तो अगर आप उसके खिलाफ क्या कहते हैं जाते हैं, याचिका दायर करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और वो याचिका क्या कहती है, जो सुप्रीम कोर्ट स्वीकार कर लेती है, तो उसके खिलाफ भी जो कानून जो पास किया गया उसको भी वो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, अवैध घोषित कर सकती है, मतलब कि वो कानून अब नहीं माना जाएगा, ठीक है। लेकिन वो क्या क्या होना चाहिए, बेसिक संरचना के खिलाफ, मतलब कि जो बेसिक जो फीचर है संविधान की, उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए वो कानून, कोई भी कानून पास होता है। तो अंतर संबंध मतलब कि ये तीनों के तीनों मिलकर भी काम करते हैं। अगर मान कर चलो कोई भी ऐसी भी है, कोई जो क्या कहते हैं, इनमें से कोई भी स्तंभ जो है आपका अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर काम करता है, तो उस पर लिमिट कौन लगाता है, उसको लिमिट भी कौन लगाता है, आपका संविधान लगाता है। और जीवन के सभी क्षेत्रों में नागरिकता और राज्य के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है। हाँ, ये भी पता था कि जो नागरिक है, अगर आपने देखा हो, नागरिक को लिए क्या बना रखा, मौलिक कर्तव्य बताया गया है। राज्यों के लिए क्या बताया गया, आपका नीति निर्देशक सिद्धांतों को बनाया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज को बोलते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होती है, अगर राज्य, कोई भी राज्य या फिर कोई भी राज्य मतलब कि सरकार, हमें समझो कोई सरकार जो है, अगर क्या कहते हैं सामाजिक कल्याणकारी कार्य करना चाहता है, मतलब वेलफेयर वर्क करना चाहती है, सोशल वेलफेयर वर्क करना चाहती है, कोई भी योजना लागू करना चाहती है, तो संविधान में भी उनके काम को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान दे रखे हैं, जिसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। जब इनको पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में थोड़ा और समझेंगे, ठीक है। संक्षिप्त तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, इसको थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। संक्षेप में ये किसी राष्ट्र की नियम पुस्तिका है। नियम पुस्तिका से मतलब कि इन शॉर्ट इट इज़ द रूल बुक ऑफ द नेशन। नियम है जो उस समाज और उसके कानूनों को नियंत्रित करती है। इन शॉर्ट इट इज़ द रूल बुक ऑफ द नेशन दैट रेगुलेट द सोसाइटी एंड इट्स लॉज, मतलब कि उस समाज को नियंत्रित करती है, साथ साथ और उनके कानूनों को भी नियंत्रित करती है, ठीक है। संविधान के द्वारा हम समाज को नियंत्रित कर सकते हैं। समाज में क्या काम जो समाज मतलब कि आपको पता है जो मानव है क्या, एक निरंतर विकासशील प्राणी है, अपने अंदर विकास करता रहता है। तो इसी विकास की लालसा में क्या करता है, कभी कभार वो अपने क्षेत्र से अलग हटकर, मतलब कि जो काम उसको नहीं करने चाहिए वो भी काम करता है। इससे क्या हो, दूसरे को परेशानी आ सकती है, दूसरे के अधिकार जो वो छीन सकते हैं, उनके अधिकार जो वो काम कर रहा है दूसरा व्यक्ति, उन पर परेशानी आ सकती है। तो यहाँ पर सीमा कौन लगाता है, समाज। तो नियंत्रण तुम्हें बहुत जरूरी है समाज पर, ठीक है। समाज में बहुत सारे अराजक तत्व भी आ सकते हैं, जैसे मान कर लो संविधान ना हो, संविधान की अनुपस्थिति में क्या होगा, अब्सेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है देश के अंदर तो क्या होगा, या तो वहाँ पे ऑटोक्रेसी आएगी, मोनार्की आ सकती है, राजा का शासन हो सकता है, या फिर अराजकता आ सकती है। जैसे कि आपने देखा हमारे पड़ोसी देश जो है, जिसमें आपका आता है पाकिस्तान में हालिया आपने ये चीज़ें देख लिया होगा कि क्या होता रहता था। 1999 में आपने देखा हो परवेज़ मुशर्रफ ने क्या सैनिक तख्तापलट की थी, उससे पहले भी की थी। अभी हाल ही में भी बांग्लादेश में देखा होगा, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, सैनिक तख्तापलट का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। म्यांमार में चीज़ें हो ही रखी है। तो जहाँ पे संविधान को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, यहाँ वहाँ पे ये चीज़ें देखी जाती है, ठीक है। संविधान क्या करता है, वो भी सही बात है, सबकी आकांक्षा को पूरा करता है। अगर मान के चलो, मतलब कहने का मतलब ये है कि संविधान क्या है, सबके लिए लागू है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति विशेष, कोई संस्था उससे ऊपर नहीं हो सकती, हमेशा याद रखना, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो आउटलाइंस द पॉलिसीज टू बी फॉलोड बाय द गवर्निंग बॉडीज ऑफ द स्टेट। संविधान राज्य के शासी निकायों द्वारा पालन की जाने वाली नीतियों की रूपरेखा बनाता है। मतलब कि शासी निकाय मतलब कि आपके राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है, विधान पालिका, विधान परिषद बोल लीजिए आप इसको,
ठीक है, विधानसभा जिसको बोलते हैं आप, ठीक है, ये जो कानून पास करती है, जो काम करते हैं, ठीक है, जिसमें सीएम हो गया, उसके मंत्री हो गए, ठीक है, जो आपकी प्रशासनिक अधिकारी होती है, इनकी भी सीमा होती है, ठीक है, इनको भी काम जो करना होता है तो एक नियम कानूनों के अंतर्गत रहते हुए काम करना पड़ता है। अगर इससे बाहर जाती है तो कानून, संविधान का करता है, उन पर रोक लगा देती है, ठीक है। सिंस द इंडिया इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब क्या है? डेमोक्रेसी मतलब होता है, डेमोक्रेसी तो एक दो वर्ड से बनकर बना है, आपको पता होगा। डेमो मतलब कि डेमोक्रेसिया इसको बोलते हैं, लैटिन वर्ड है आपका। डेमो मतलब होता है लोग, क्रेसी मतलब कि सिस्टम, लोगों का तंत्र या लोगों का शासन। अब्राहम लिंकन की एक बात आपको याद आती होगी, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा क्या होता है? शासन। क्या कहलाता है आपका? आपका लोकतंत्र या फिर डेमोक्रेसी कहलाता है। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, सॉरी क्या था आपका इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? बोलेंगे हम फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, मतलब कि लोगों का, लोगों द्वारा, लोगों के लिए। शासन क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है आपका डेमोक्रेसी या लोकतंत्र। इंडिया क्या है? लोकतंत्र है, आपको पता ही होगा। इंडिया अगर लोकतंत्र है तो इट्स कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी फंडामेंटल राइट्स फॉर द सिटीजन, ठीक है। तो जहाँ पे गारंटी मिलती है, लोकतंत्र में क्या होता है? लोगों को क्या कहते हैं? गारंटी मिलती है। गारंटी मतलब कि हाँ, कि आपका जो अधिकार है उसको किसी भी तरीके से क्या नहीं पूछा जाएगा, उनकी हानि नहीं होगी। जो आप काम करते हैं, आप जो भी अपने व्यक्तिगत काम करते हैं, उसमें किसी भी तरीके का सरकार जो होगी, सरकार मतलब कि शासन जो होगी, राज्य जो होगा, वो क्या नहीं करेगी, इसमें इंटरफेरेंस नहीं करेगी, किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करेगी, ठीक है। और करती भी तो कौन, उस पर कौन पाबंदी लगाता है? संविधान लगाता है, ठीक है। अगर संविधान ना हो तो सरकार जो है, जो शासन है, सरकार कोई भी चला सकता है। कोई देश चला, कोई इंसान चला रहा है तो राजा हो सकता है, तो वो क्या कहलाएगी? मोनार्की कहलाएगी आपकी ना, राजतंत्र जिसको बोलते हैं हिंदी में। दूसरा अगर ऑटोक्रेसी में अराजकता, जैसे कि एक आता है आपका मिलिट्री क्यू, मतलब कि सैनिक शासन भी हो सकता है आपका, आर्मी रूल जिसको बोलते हैं। आर्मी चलाएगी तो क्या होगा? वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, संविधान होता है, उसकी भूमिका क्या होती है? बिल्कुल कम हो जाती है। वहाँ पे संविधान को नहीं माना जाता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे संविधान की चलती है, वहाँ पे इन सबको अपनी सीमा के रहकर काम, सीमा के अंदर रहकर काम करना पड़ता है। संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से मौलिक सामाजिक राजनीतिक मूल्यों को प्राप्त करने के मार्गों को प्रशस्त करता है। जहाँ अगर आपने नोटिस कराओ, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन, पेव द वे फॉर अचीविंग फंडामेंटल सोशल पॉलिटिकल वैल्यूज थ्रू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज। एक संविधान देखो, संविधान सभी के लिए बराबर, चाहे वो राज्य के लिए, चाहे वो, अगर मैं देखा जाए, चाहे मैं बात करूँ किसी एक इंसान की बात करूँ, तो संविधान क्या करता है? रोज राज्य को, इंसान भी अपने काम को करता रहता है, उसके लिए उनकी गारंटी मिली हुई है। कहाँ मिली हुई है? फंडामेंटल राइट। अब गारंटी मतलब क्या है? गारंटी मतलब अगर उसके ऊपर किसी भी तरीके की बात आती है तो आप क्या कहते हैं? उसके खिलाफ याचिका दर्ज कर सकते हो। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट या फिर अपने आसपास की जो न्यायपालिका है, ठीक है, उसके अंदर जाकर। तो संविधान आपको क्या देता है? एक गारंटी देता है, जी हाँ, आपको छूट मिली हुई है, अब आइए, अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो हम बैठे हुए हैं, ठीक है। वहीं अगर राज्य कोई काम करना चाहती है, राज्य मतलब कि सरकार कोई काम करना चाहती है, तो सरकार को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। ऐसे नहीं सरकार खराब होती है, सरकार खराब नहीं होती है, सरकार को चलाने वाले लोग खराब हो सकते हैं, सरकार नहीं कभी खराब होती है, ठीक है। राज्य को कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, जैसे कि आपका इसमें होता है कल्याणकारी कार्य, मतलब कि सोशल वेलफेयर वर्क करना चाहती है, तो जो आपका संविधान होता है उनको क्या करती है? उनको मार्ग भी प्रदान करती है। किसके द्वारा? नीति निर्देशक तत्व द्वारा, जिसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसको थोड़ा और उसको हम बेहतर तरीके से समझेंगे, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पहला फंक्शन हमने इसके अंदर पढ़ा, आप समझते हैं संविधान के, 2 सेकंड रुकिए बस। ठीक, आप संविधान के कार्य को समझते हैं, ठीक है।
संविधान के कौन कौन से कार्य होते हैं। फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स बोल लो, कार्य बोल लो, विशेषताएं बोल लो, क्या काम करता है संविधान। द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न और अनरिटर्न। देखो संविधान जो होता है, संविधान आपको बताता है ऐसा नियम कानून की एक पुस्तक होती है जिसमें क्या होता है, जो समाज को और राज्यों को क्या देती है, दिशा निर्देश कर सकती देती है। अभी हमने पढ़ा संविधान की डेफिनेशन को अच्छी तरीके से समझा। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। मतलब इसको एक मोटी सी किताब बना दो, उसके सब कुछ वेल डिफाइन कर रखा है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे संविधान लिखा होता है। वहीं दूसरी जगह क्या होता है, अनरिटर्न हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे कि भारत में क्या संविधान लिखित है, वहीं ब्रिटेन में देखो अलिखित है। कहने का मतलब देखो वहाँ पे जो परिपाटी चलती हुई आ रही है, कहाँ पे मैं बात करूँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटेन में। ब्रिटेन में ऐसा कुछ था ही नहीं। देखो ये ना लोकतंत्र की यही विशेषता है कि क्या विशेषता है कि कहीं कहीं जो लोकतंत्र होता है विकसित ज़्यादा होता है। विकसित कहने का मतलब ये है कि वहाँ के लोगों को अपने अधिकार पता होते हैं, उनके अपने कर्तव्य पता होते हैं, तो वो अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाते हैं, ठीक है। जब भी कभी उसका हनन होता है तो वहाँ पे संविधान की आवश्यकता होती है, लेकिन उसको लिखा नहीं जाता है। वहीं अगर मैं बात करूँ जहाँ पे अभी जो लोकतंत्र अभी अपनी अविकसित अवस्था में, मतलब कि लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जरा, ठीक है, उतनी जानकारी नहीं होती। यहाँ पे जो समाज होता है, जो ज़्यादा शिक्षित वर्ग नहीं होता है, ठीक है, जनसंख्या जो होती है उतना उनको संविधान के बारे में नहीं पता होता है। वहाँ पे क्या होती है, संविधान को लिखा जाना बहुत ज़रूरी है। क्यों लिखा जाना बहुत ज़रूरी है, अगर लिख दिया जाता है तो उससे क्या होता है, जो लोगों के बीच में क्या नहीं होता, मतभेद नहीं होता है, ठीक है। वो संविधान का क्या कहते हैं सारा लेकर भी अपने बीच जो बीच के जो जितने भी मतभेद है उनको सुलझा सकती है, ठीक है। तो संविधान दो तरीके होते हैं मेनली, आपका लिखित हो गया और अलिखित हो गया। महत्वपूर्ण राजनीतिक महत्व है, ठीक है। संविधान का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक महत्व है। इसके एक कार्य है जो इस प्रकार है, ठीक है। पहले आता है विचार की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियोलॉजी। देखो संविधान को जब आप पढ़ोगे तो आप विभिन्न आइडियोलॉजी को पढ़ोगे, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट्स द फिलोसफी एंड द आइडियोलॉजी ऑफ द नेशंस, ठीक है। जब आप अगर आपने संविधान पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा हो तो पढ़ोगे तो आप गांधी जी के विचारों को भी उसके अंदर पाओगे, ठीक है। नेहरू के भी जो समाजवादी विचारधारा है उसको भी आप समझोगे, ठीक है। बहुत सारी विचारधारा है, अम्बेडकर साहब, बाबा साहब की भी जो विचारधारा थी उनको भी। देखो संविधान को लिखने के लिए ना लोगों को सारे लिए बहुत सारे लोग आए, ठीक है। और जैसे कि आपका संविधान सभा में कौन कौन लोग थे, बाबा साहब थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे आपके, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो इन्होंने लिखा तो इनकी कुछ ना कुछ क्या होती है, अपनी अपनी विचारधारा थी, आइडियोलॉजी थी, ठीक है। और उन आइडियोलॉजी के अनुसार इस संविधान को लिखा गया। उस देखो को भी आइडियोलॉजी ये बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं दृष्टिकोण, आप बोल सकते हो, समझ। उस समझ से उस संविधान को लिखा गया, ठीक है। आपको पता है वो जब गांधी संविधान लिखा जाता था, गांधी जी एक बहुत महत्वपूर्ण थे, मतलब लेकिन जब शुरुआती तौर पर जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता था तो क्या था, तो जब 1948 में तो उनकी मृत्यु हो गई थी, तो लेकिन उस शुरुआती चरणों की बात कर रहा हूँ। तो पता ही होगा गांधी जी का कितना महत्व रहा है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में, इंडियन नेशनल मूवमेंट में। तो बहुत सारे विचारों को, बहुत सारे प्रावधानों को ऐसा बनाया गया है जो क्या कहते हैं गांधी जी की विचारधाराओं को, या गांधी जी के जो काम करना चाहते थे वो आराम से हो पाए, ठीक है। तो उन प्रावधानों को बना रखा है, ठीक है। एक्सप्रेशंस ऑफ फंडामेंटल्स लॉ, मतलब कि मौलिक कानूनों की अभिव्यक्ति। संविधान समझते इसका मतलब क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल लॉज, ठीक है। मौलिक संविधान मौलिक कानूनों का प्रतिबंध करता है। मौलिक कानून मतलब कि आपका जैसे फंडामेंटल राइट्स, उसके बारे में कहाँ लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है। इन कानूनों को आमतौर पर संवैधानिक संशोधन नामक प्रक्रिया के माध्यम से या बदला जा सकता है। कुछ विशेष कानून भी है जो नागरिकों के अधिकारों पर केंद्रित है। उदाहरण के लिए अभिव्यक्ति, धर्म, समाज, प्रेस आदि स्वतंत्रता से संबंधित, मतलब कि हाँ सॉरी मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट कर देता हूँ। मौलिक मतलब कि कुछ नॉर्मल कानून भी है और कुछ क्या कहते हैं अधिकारों पर केंद्रित कानून भी है, जिसमें आप लोगों को बहुत सारे आपके नॉर्मल कानून जो होते हैं, सामान्य कानून जिनको बोलते हैं, इन कानूनों को आप क्या कहते हैं सामान्य संशोधन से आप बदल सकते हो, ठीक है। अब वही अगर जो नागरिकों के अधिकारों पर केंद्रित जो आपके कानून बन रखे हैं, जैसे कि आपका अभिव्यक्ति पर बन रखे हैं, स्वतंत्रता अधिकार, धर्म पर बन रखा है, फंडामेंटल राइट है, सभा, प्रेस इत्यादि पर बन रखे हैं, ये भी आपका किसमें आता है, राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है, ठीक है। स्वतंत्रता, ये क्या है, सारे के सारे स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार है, इनका प्रावधान भारत संविधान में दे रखा है, ठीक है। अब ये क्या है, ये सारे के सारे क्या है, आपका फंडामेंटल, आपका जो आपका था बेसिक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं आधारभूत संरचना, उसका हिस्सा है। अगर आप इसमें
करना चाहते हो संशोधन, उसको में थोड़ा सा परिवर्तन लाना चाहते हो, तो आप इसमें परिवर्तन नहीं ला सकते। आपको पता हो 1973 का जो आपका वो आया था, बाद में जो आया था फैसला आया था केशवानंद भारती मुकदमे के बाद, एक डेट तय कर दी गई थी, ठीक है। उस डेट के बाद आप उसमें संशोधन नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कोई भी कानून मौलिक संरचना पर खतरा होता है तो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, आप संविधान में क्या क्या संविधान क्या क्या कार्य को करता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक संरचना प्रदान करता है, संगठन, इसको बोलते हैं हम हिंदी में संगठनात्मक संरचना। ये सरकार के लिए एक संगठनात्मक संरचना प्रदान करती है। ये विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के कार्यों, अंतर संबंधों, अधिकारों पर प्रतिबंध आदि को परिभाषित करता है। मतलब कि कहने का मतलब कि इट प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, इट डिफाइन द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एंड देयर इंटर रिलेशनशिप ऑन देयर राइट्स, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं जानने के लिए, मतलब कहने का मतलब क्या है, देखो इसमें बता दे, विधायिका का काम क्या होता है आपको पता ही होगा, कानून बनाना। नॉर्मल से अगर एनसीईआरटी के थ्रू और पढ़ा हो तो नॉर्मल विधायिका का काम क्या होता है, कानून को बनाना। और कार्यपालिका का मेन काम है उस कानून को किस तरीके से लागू किया जाए, ठीक है। न्यायपालिका क्या करती है, जो कानून बन रहे हैं वो संविधान के अनुसार है या नहीं उसको देखती है, ठीक है। अब इनके क्या क्या अधिकार होंगे, मतलब विधायिका क्या काम करेगी, कार्यपालिका क्या काम करेगी, न्यायपालिका का काम क्या होगा, इसके बारे में कहाँ लिखा गया है, संविधान के अंदर लिखा गया है। अब इनको कुछ प्रतिबंध भी होते हैं, ये भी संविधान के अंदर रहकर ही काम कर सकते हैं। इवन जो क्या कहते हैं कार्य, जो आपकी न्यायपालिका है, जो आपकी इसको बोलते हैं हम जुडिशरी, ये भी क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बैरियर्स के अंदर रहकर ही क्या कर सकती है, अपने काम कर सकती है, ठीक है। इनको परिभाषित भी किया गया, क्या विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, इसको अच्छे से समझाया गया है। इसके क्या क्या भाग थे, जैसे लोकसभा, राज्यसभा सेंट्रल लेवल पे, ठीक है। और राज्यसभा, राज्य स्तर पर क्या हो सकता है आपका ठीक, आपका विधान परिषद, ठीक है। कार्यपालिका में क्या होगा, वही मंत्री परिषद हो गया आपका, ये आपकी अस्थायी कार्यपालिका होगी। और स्थायी कार्यपालिका में क्या होगी, आपके जितनी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं केंद्र स्तर पर होंगे तो आपके IAS ऑफिसर्स हो गए, DM कलेक्टर्स, या फिर जो ठीक है जो IPS लेवल के हो गए आपके इंडियन फॉरेन सर्विस में जो आते हैं, वही जो क्या कहते हैं आपका राज्य स्तर पर जो आते हैं, राज्य कार्यपालिका में जो आते हैं आपका क्या कहते हैं राज्य मंत्री परिषद हो गया आपका, ठीक है। और उस CM हो गया, इसमें आता है PM भी कार्यपालिका का हिस्सा ही बनता होता है एक, ठीक है। और क्या हो गया आपका जैसे कि SDM हो गया, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, ठीक है, इत्यादि, ठीक। पुलिस व्यवस्था भी कार्यपालिका के हिस्सा ही आता है, ठीक है, इत्यादि। आप समझते हैं कि सबसे ये इसके लास्ट टॉपिक होने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम उसको थोड़ा ख़त्म करेंगे। आप समझते हैं व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद क्या है? सेकंड रुको यार, ठीक है। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के स्तर। संविधान आमतौर पर सरकार पर विभिन्न घटकों के स्तरों की रूपरेखा बनाता है, ठीक है। ये आमतौर पर संविधान द्वारा निर्धारित किया जाता है कि ये संघीय है या एकात्मक है। आप देखो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, लेवल ऑफ गवर्नमेंट के नॉर्मली 3 लेवल होते हैं अगर भारत के अंदर देखा जाए तो, ठीक है। पहला आपका केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और स्थानीय स्तर पर होती है आपका स्थानीय सरकार, जिसको बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट्स, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशंस जनरली आउटलाइंस द लेवल ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द गवर्नमेंट, बताते हैं कौन कौन से सरकार कौन कौन से भाग होंगे, ठीक है। इट इज़ जनरली डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन वेदर इट इज़ फेडरल, कॉन्फेडरल एंड यूनिलेटरल। अब आपको जब मैं संघीय तत्व को समझाऊंगा, एकात्म तत्व को समझाऊंगा, ठीक है, तो उसमें थोड़ा आपको उसको समझोगे। नॉर्मल आपको संघीय तत्व में क्या होता है आपका, संघीय तत्व में क्या होता है, आप कह सकते हो कि पहले आपको एकात्म तत्व समझते। एकात्म तत्व में क्या होता है, इसमें क्या होता है केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया जाता है। वहीं संघीय तत्व में क्या होता है, संघीय बोल सकते हैं आप इसको। फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि जो आपकी
शक्तियाँ जो होती है उसको बंटवारा कर दिया जाता है, मतलब कि केंद्र सरकार ये काम कर सकती है और राज्य सरकार ये काम कर सकती है और स्थानीय सरकार ये काम करेगी। वहीं एकात्मक बोल लो या फिर यूनिलेटरी सिस्टम बोल लो जी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अभी आपको मैं समझा, दोबारा आपको समझा देता हूँ। इसमें क्या होगा कि जो शक्ति होती है, जितने भी काम होते हैं सारे, ठीक है, वो कौन करेगा, केंद्र सरकार करती है। मतलब सारी की सारी शक्ति आपका एक हाथों में दे दी जाती है। वहीं संघीय सरकार में क्या होता है, शक्तियों को क्या होता है, कार्यों को क्या होता है, विभाजन कर दिया जाता है, ठीक है। इट ऑल्सो डिफाइंस द बॉडीज ऑफ नेशंस एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट, ठीक है। ये राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तरों के निकायों को भी परिभाषित करती है। मतलब कि इसमें विधानसभा, संविधान में क्या लिखा हुआ है, हर चीज़ के बारे में लिखा हुआ। अगर आपको पता हो स्थानीय सरकार के बारे, स्थानीय सरकार कौन सा संविधान संशोधन तो आपको बताइएगा मुझे, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर मतलब केंद्र सरकार में क्या आता है आपका आपका लोकसभा राज्यसभा के बारे में कहाँ लिखा हुआ, संविधान के बारे में लिखा हुआ। प्रांतीय स्तर पर मतलब क्या होता है, राज्य स्तर पर जिसको बोलते हैं हम इसको आपका विधान परिषद, इनके बारे में कहाँ लिखा हुआ, संविधान के बारे में, संविधान में लिखा हुआ, ठीक है। और वही स्थानीय स्तर पर, लोकल स्तर पर क्या होता है, आपकी आपकी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ जो होती है, आपकी स्थानीय निकाय जो होती है, वो भी होती है। वास्तव में इनके बारे में कहाँ लिखा हुआ है, पूरे संविधान में लिखा हुआ, विस्तृत रूप से बता रखा, और उनकी सारे के सारे कार्य लिखे हुए, क्या काम कर सकते हैं, क्या काम ये नहीं कर सकते। इन इंडिया इट इन इवन डिफाइल्स लोकल गवर्नमेंट बॉडी, ये स्थानीय सरकारी निकायों को भी डिफाइन करता है, ठीक है, भारत के अंदर दिखाया। तो एग्जाम्पल, ideology was mainly expressed in the Soviet institutions. There was less expression of organization structure in it. The US Constitution, in contrast, is more an expression of government organization and government than the expression of the performance of the government at that time. देखो, विचारधारा, उदाहरण के लिए विचारधारा मुख्य रूप से सोवियत संविधान से व्यक्त की गई है, ठीक है। इसमें संगठनात्मक ढांचे की अभिव्यक्ति कम है। इसके विपरीत अमेरिका संविधान उस समय सरकार के प्रदर्शन की अभिव्यक्ति से अधिक सरकारी संगठन और शासन की अभिव्यक्ति है। इसके बारे में कुछ जानने की जरूरत नहीं, आगे पढ़ाऊंगा तो उसको समझाना आपको आएगा, ठीक है। अब संविधान है, हवा दिया है क्या, ठीक है। संविधान है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। अब ये मत बोलना कि मैं इसको डिफाइन नहीं करूँ, डिफाइन करूँगा। कुछ वर्ड्स ऐसे, कुछ टर्मिनोलॉजी जैसे होती है, जब आगे आप बढ़ते हो ना तो उसकी क्या कहते हैं, बेस बनता जाता है, तो उसमें आपको चीज़ें समझ आती है, बेहतर तरीके से समझ आती है। आज को यही रोकेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, उसको हम और समझाऊंगा, ठीक है। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।